एक पल के लिए सोचिए, मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के पास एक ऐसा गांव है जो मानो समय की किसी पुराने पन्ने में जम सा गया हो। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना के अंदर उतरने वाले हैं जिसे वहां के लोग आज भी पत्थर की लकीर मानते हैं। ये एक ऐसी डाक किंवदंती है जो पीढ़ियों से अलाव के चारों ओर फुसफुसाते हुए सुनाई जाती रही है। हम उपलब्ध मूल स्रोतों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा गांव एक ऐसी दहशत का गवाह बन गया जिसे भुलाना नामुमकिन है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। अपने बच्चे को खोना, जाहिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन क्या हो जब ये दुख इंसान के दिमाग को इस कदर जकड़ ले कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। हमारी आज की ये पड़ताल उसी अकल्पनीय दुख और उसके बाद पैदा हुए उन अलौकिक खौफनाक परिणामों के इर्द गिर्द घूमती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपनों को वापस पाने की जिद में क्या कोई वाकई कुदरत के नियमों से खिलवाड़ कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग एक शांतिपूर्ण गांव की जिंदगी। माहौल को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 1960 के दशक की है। विदिशा के पास के इस गांव की दिनचर्या बड़ी ही सख्त लेकिन एकदम सुकून भरी थी। आप यूं समझ लीजिए, जैसे ही घड़ी में रात के 8 बजते पूरा गांव गहरी नींद में होता था और सुबह 4 बजे उनकी हलचल शुरू हो जाती थी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? गांव का हर एक इंसान हमेशा अपने घर के बाहर सोता था। घर के अंदर सोना तो जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी होने पर ही होता था। ये उनका एक बहुत ही कठोर लेकिन अजीब सा नियम था। और ठीक यहीं पर आता है एक छोटा सा अपवाद। गांव की मुखिया की बेटी थी चंदा। उसकी बस अभी अभी शादी हुई थी और वो एक रस्म के लिए मायके वापस आई थी। अब क्योंकि वो घर की नई दुल्हन थी तो उसे खास रियायत दी गई। उसे बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर सोने को कहा गया। सुनने में ये बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही वो छोटी सी बात है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी को एक खौफनाक मोड़ देने वाली थी। भाग 2, आधी रात का हादसा। उस रात सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। रात 8 बजे तक पूरा गांव शांति से सो चुका था। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12:30 पर पहुंची, अचानक एक रूह कंपा देने वाली चीख ने उस पूरे सन्नाटे को चीर कर रख दिया। पूरा गांव हड़बड़ा कर उठ गया। सबके सब बदहवास होकर मुखिया के घर की तरफ भागे। जब लोग अंदर पहुंचे तो जो देखा वो डरावना था। चंदा अपनी चारपाई पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें पलट चुकी थी, मुंह खुला था और सफेद झाग निकल रहा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अचानक भीड़ में किसी की नजर नीचे गई। चारपाई के ठीक नीचे से एक बहुत ही अजीब, असामान्य रूप से मोटा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ अंधेरे की तरफ जा रहा था। गांव वालों ने अपनी पूरी जिंदगी में वैसा सांप कभी नहीं देखा था। और देखते ही देखते बस कुछ ही पलों में चंदा का पूरा शरीर नीला पड़ गया। अब किसी को कोई शक नहीं था, उस रहस्यमय सांप ने चंदा को डस लिया था और उस गांव की वो सुकून भरी रात हमेशा के लिए एक भयानक दुस्वप्न बन चुकी थी। भाग 3, एक पिता का पागलपन भरा दुख। अब यहाँ से घटना का मनोवैज्ञानिक पहलू इतना गहरा हो जाता है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। चंदा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और पिता का उससे लगाव बस पागलपन की हद तक था। अब जरा दोनों स्थितियों की तुलना कीजिए। आमतौर पर लोग ऐसे झटके के बाद रोते हैं, चीखते हैं, अपना दुख जाहिर करते हैं। लेकिन मुखिया की प्रतिक्रिया? उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखों में एक भी आंसू नहीं। वो बस अपनी मृत बेटी को एकटक, एकदम खाली निगाहों से देखे जा रहे थे। उन्होंने दिमाग में ये मान लिया था कि उनकी बेटी मर ही नहीं सकती। जब बात अंतिम संस्कार की आई तो पिता ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उनका कहना था, मैं अपनी बच्ची को आग के हवाले नहीं करूंगा। हिंदू रीति रिवाजों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए उन्होंने जिद पकड़ ली कि चंदा को खेत में उसके सबसे पसंदीदा आम के पेड़ के नीचे दफनाया जाएगा। लोगों ने मिन्नतें की, बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। रात के अंधेरे में ही उसे दफना दिया गया और इसके बाद पिता उसी कब्र के पास बैठे रहे, इस गहरे भ्रम में कि चंदा बस अभी मिट्टी हटाकर वापस उनके पास आ जाएगी। भाग 4, वो काला अनुष्ठान। कब्र के पास बिना कुछ खाए पिए बैठे हुए उस पिता को 4 दिन बीत गए। उनकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी। तभी उन्हें गांव के बाहर डेरा डाले एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। वो डूबते को तिनके के सहारे की तरह उसके पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक ने पहले तो मना किया, लेकिन मुखिया की जिद के आगे उसने खौफनाक रास्ता बताया। उसने 3 शर्तें रखीं। पहला,
आधी रात को कब्र खोदकर शव निकालना। दूसरा, ठीक रात 1 बजे उसे तांत्रिक के बरगद के पेड़ के पास लाना। और ये सब पिता ने एक मशीन की तरह किया, बिना ये सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो सबसे अहम बिंदु यहाँ पर यह है कि तांत्रिक ने उन्हें एक बहुत ही साफ और भयानक चेतावनी दी थी। उसने कहा, मैं इसमें प्राण तो फूंक दूंगा, लेकिन याद रखना, जो वापस उठेगी वो तुम्हारी चंदा नहीं होगी। पर दुख और पागलपन में अंधे हो चुके उस पिता के लिए इन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। उसे बस वो शरीर जिंदा चाहिए था। और सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का वो क्रिटिकल पॉइंट था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जहां से तबाही तय हो चुकी थी। भाग 5, वो अपवित्र वापसी। तांत्रिक ने अपनी विद्या पूरी की और पिता को घर भेज दिया। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और सामने चंदा खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कब्र की मिट्टी से सना था और आंखें एकदम पथराई हुई थीं। अब यहाँ माता पिता का जो रिएक्शन था ना, वो एकदम उलट था। पिता तो मारे खुशी के पागल हो गए, पूरे गांव में चिल्लाने लगे। लेकिन माँ की ममता ने एक पल में भांप लिया कि वो जो भी है उनकी बेटी नहीं है। वो खौफ से कांप उठी और हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगीं कि उस साये को वापस छोड़ाओ। पर पिता अपने ही उन्माद में किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उस डार्क एंटिटी के घर में आने के बाद का माहौल इतना दम घोंटू हो गया था कि बयान करना मुश्किल है। 5-6 दिन बीत गए। उसने ना इंसानी खाना छुआ, ना ही पानी की एक बूंद पी। माँ इतनी दहशत में थी कि खुद को कमरे में बंद रखती थी। फिर आई वो रात। करीब 11:30 बजे का वक्त होगा। मुखिया और उनकी पत्नी की नींद एक तेज आवाज से खुलती है। उन्होंने देखा कि चंदा का बिस्तर खाली है और बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। वो लोग उसे ढूंढते हुए घर के पीछे बकरियों के बाड़े तक पहुंचे और वहां जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वो साया, वो चीज जो चंदा के रूप में थी, वो उनके बाड़े की एक पालतू बकरी को कच्चा जिंदा नोच नोच कर खा रही थी। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। माँ के लिए तो वो बकरियां भी बच्चों जैसी थीं। वो ये देखकर चीख पड़ी, बुरी तरह टूट गईं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या थी? पिता का रिएक्शन। पिता के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी कि चलो, मेरी बच्ची ने कम से कम कुछ खाना तो शुरू किया। उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिखर चुका था। भाग 6, एक खौफनाक अंत। इस खौफनाक घटना के बाद तो घर में जैसे कोहराम मच गया। अगली सुबह पत्नी ने साफ साफ कह दिया कि ये कोई चुड़ैल है और इसे घर से बाहर निकालो। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई। लेकिन पिता अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए। थक हार कर अपनी जान बचाने के लिए पत्नी उसी रात एक अलग कमरे में सोने चली गई। अब हम आते हैं इस घटना के सबसे खौफनाक चरम पर। अगली सुबह पिता की आंख खुलती है। सामने चंदा का बिस्तर फिर से खाली है, लेकिन इस बार उनकी नजर अपनी पत्नी के कमरे पर जाती है, जिसका दरवाजा आधा खुला था। घर में एक अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा था। पिता भारी कदमों से चलते हुए जैसे ही उस कमरे के अंदर दाखिल हुए, जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके दिमाग की नसें फाड़ कर रख दी होंगी। वो अमानवीय साया जिसे वो अपनी बेटी समझ रहे थे, वो उनकी पत्नी के शरीर पर बैठा था और उन्हें बेरहमी से नोच रहा था। अपनी ही आंखों के सामने अपनी पत्नी को उस शैतान का निवाला बनते देख पिता का दिमाग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और हमेशा के लिए सुन पड़ गया। उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि वो मौत के मुंह से क्या निकाल कर ले आए थे। जब तक गांव वालों को कुछ समझ आता, उस पिता ने आनन फानन में उस खौफनाक सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की। उसने उसी कमरे में अपनी पत्नी की लाश के साथ एक बड़ा सा ताला जड़ दिया और गांव वालों के सामने एक आधा अधूरा झूठ बोला। उसने कहा कि उसकी बेटी ने भूख में बकरे और पत्नी को मार दिया है, इसलिए वो उसे लेकर गांव से दूर जा रहा है। और बस वो पागल पिता उस अमानवीय साये को अपने साथ लेकर गांव से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। पिता और उस साये के जाने के बाद जब गांव वालों ने वो दरवाज़ा तोड़ा और सच्चाई देखी तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने मुखिया की पत्नी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो घर, विदिशा के पास मौजूद वो घर, आज भी बिल्कुल वैसा ही वीरान, खामोश और शापित पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होती वहां कदम रखने की या उस पर अपना हक जताने की। ये खौफनाक दास्तान आज भी वहां के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि कुदरत के नियमों से खिलवाड़ का अंजाम क्या हो सकता है। और अब इस पूरी पड़ताल के अंत में एक ऐसा सवाल रह जाता है जो शायद आपको भी चैन से ना सोने दे। उस पिता और उस साये का आखिर हुआ क्या? क्या वो कहीं जाकर बस गए, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वो पागल पिता
आज भी उस खौफनाक साए का हाथ थामे इन अंधेरे जंगलों में कहीं भटक रहा है? कभी कभी किसी चीज को जाने देना ही सबसे सही फैसला होता है ना? इस रहस्यमयी और अंधेरी दुनिया के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।